अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद लाइव क्लास आप लोगों की फ़िज़िक्स की हो रही है। आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी खैरियत का पूछा, दुआएं होपफुली आप लोगों ने की होंगी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तबीयत ठीक है कि मैं क्लास को दोबारा से कंटिन्यू कर सकूं। हमने लास्ट जहां लेक्चर कंप्लीट किए थे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट था, उसको हमने स्टार्ट किया था। फिर मैंने उसके फर्दर आगे आप लोगों को ये कहा था कि उसके जो बाकी लेक्चर्स हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा, क्योंकि वो लेक्चर्स भी लाइव लेक्चर्स थे जो मैंने 2020 और 2021 में कंडक्ट किए थे। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम आपका था और डिटेल भी उतनी थी जितनी आप लोगों को रिक्वायर्ड है, और उनके मैंने हैंडआउट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। आई होप वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, वो भी उसी पैटर्न के ऊपर मैंने आप लोगों से जो प्रीवियस लाइव लेक्चर्स है वो शेयर किए थे ताकि आप उन लेक्चर्स को भी देख सकें। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये दो डिफरेंट चैप्टर्स थे, चैप्टर 14 और 15, और इसके भी मैंने आप लोगों के साथ हैंड आउट शेयर कर लिए थे ताकि आप लोगों के वो यूनिट्स भी कवर हो जाएं। क्योंकि पर्पस मेन यही होता है कि कोई भी इमरजेंसी हो, जो एक अमल है, ज़िंदगी का अमल है, वो रुकना नहीं चाहिए, वो चलता रहना चाहिए। तो आप लोगों का टेस्ट वो इम्पोर्टेंट अपनी जगह, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए थी। तो टेस्ट की डिस्कशन मैं नहीं रिकॉर्ड करवा सका। उसके अलावा जो आपके लेक्चर्स का प्रोसेस था वो मैं आप लोगों को साथ साथ मटेरियल देता गया ताकि आप लोगों का कवर हो जाए। आज हमने जो यूनिट स्टार्ट करना है वो है यूनिट नंबर 9। अब अगर आप यूनिट नंबर 9 को देखते हो तो यूनिट नंबर 9 बेसिकली ये दो यूनिट्स हैं। अगर हम यूएचएस के सिलेबस को देखें तब भी, और ओवरऑल अगर हम अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी, ये दो यूनिट्स हैं और इन दो यूनिट्स को हमने कंबाइन किया हुआ। एक यूनिट का ताल्लुक आपके एफएससी के चैप्टर नंबर 18, 17 जो भी जिस टेक्स्ट बुक बोर्ड में, अगर पंजाब की बात मैं स्पेसिफिकली करूं तो 18 है, अदरवाइज ये 17 है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस यूनिट में से हमने सिर्फ एक टॉपिक कवर करना है और वो टॉपिक हमारे पास है रेक्टिफिकेशन का। लेकिन इस टॉपिक को कवर करते हुए हम सिर्फ रेक्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहे होंगे, हम बेस को डिस्कस करेंगे डायोड की, और डायोड को डिस्कस करते हुए हम आगे चलेंगे और आगे जाते हुए हम रेक्टिफिकेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। और रेक्टिफिकेशन में दो ही हमारे टॉपिक्स हैं, एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन और एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताता जाऊँ कि आप लोगों ने कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने जो आपके सिलेबस से हट के, चाहे वो लास्ट ईयर पीएमसी के पास पेपर्स में थे या पीएमसी के पेड पेपर्स में थे, वो जो भी थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे और उनके मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले थे अगर वो पेपर में आए भी। तो सिर्फ इस वजह से कि वो पेपर में, पेड पेपर में थे या फिर पास पेपर में थे, वो इसलिए करने हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी। क्योंकि आप एफएससी लेवल पे रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीख सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए एक अकेला न्यूमेरिकल या 3-4 फार्मूलाज नहीं चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन समझ भी लेंगे, रट्टा लगा भी लेंगे कि कैसे करना है, तो बाकी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो चाहे वो क्वेश्चन पीक इनवर्स फैक्टर के हैं, रिपल फैक्टर के हैं, वो आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने पहले से माइंड में बैठा लेना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूलाज की हद तक मैं बता दूंगा, अगर तो बेसिक चीज़ पूछी जाएगी आपसे तो फिर काफ़ी है, अदरवाइज उनके न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा पार्ट इस यूनिट का है उसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 19 के साथ है, और 19 चैप्टर का नाम आपको पता है क्या है, दैट इज डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो चाहे इसका नाम हमारे पास इस यूनिट का मॉडर्न फिजिक्स नहीं है, लेकिन हम इसमें जो टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के पढ़ रहे होते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स के जो टॉपिक्स हमने कवर करने वो बड़े एम्बिगुअस से टॉपिक्स हैं जो सिलेबस से मेंशन उन्होंने किया है। मतलब उससे ये क्लियर नहीं होता कि हमने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कवर करना है या फिर हमने वेव नेचर ऑफ लाइट को कवर करना है। तो एहतियातन हम जब इस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे तो हम पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को कवर करेंगे। मतलब
हम ओवरऑल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, उन टॉपिक्स को भी कर रहे होंगे, और उसके अलावा हम डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस को भी कवर कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया यूनिट के बारे में कि इस यूनिट के अंदर आप लोग क्या कुछ कवर कर रहे होंगे। तो एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिविटी थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको करने की ज़रूरत नहीं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपके सिलेबस में नहीं है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपने इस यूनिट में क्या कुछ पढ़ना है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और हमारा टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? और जितना टाइम आप लोगों के पास रह गया है आपके पेपर से पहले, बड़े एक एहतियात के साथ आप लोगों ने ये टाइम गुजारना है। अपने आप को मोटिवेट तो रखना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेट रखने के साथ ज़रूरी डायरेक्शन भी है, जो मैं हमेशा से आप लोगों को कहता हूँ और कहता रहूँगा, और आप अपनी ज़िंदगी में भी इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। ये जुमला कई दफ़ा बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ के अंदर जाएं तो आपको ये ज़िंदगी में बड़ा कुछ सिखाता है। तो अभी भी आपकी डायरेक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपने इस टाइम के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जब तक आपके पास ये टाइम है, अपनी बुक्स को फोकस रखें, अपने सिलेबस को फोकस रखें। पीएमसी ने मॉक टेस्ट अपने पोर्टल पे देने हैं, जब भी वो देता है उनकी प्रैक्टिस करें। लास्ट ईयर के पेड क्वेश्चंस या लास्ट ईयर का जो पेपर थे, चाहे वो किसी भी पब्लिशर के हैं, उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा कि जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो करें। डर के साथ जीना इम्पोर्टेंट नहीं है। डर जाएंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ों को खो देंगे। तो उन चीज़ों को खोना नहीं है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डर करके लास्ट टाइम क्या हुआ था, वो लास्ट टाइम हुआ था, और उसकी रेक्टिफिकेशन पीएमसी ने खुद भी की थी और एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए थे। अगर उसी डर के साथ अभी भी तैयारी कर रहे हैं और करते रहेंगे तो वो डर आप लोगों से बहुत कुछ आपका छीन लेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका अपना फ्यूचर है और अपने अपने गोल्स हैं, अपने ख्वाब हैं, उनको ना खोने दें सिर्फ डर की वजह से। एलएमएस के बारे में पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वो 30 तक ही आपके पास रहेगा। बाकी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह फर्दर हम इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स को हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं जिसकी बात यहां पर करूंगा वो करूंगा सेमीकंडक्टर की। कि सेमीकंडक्टर्स हमारे पास क्या होता है। सेमीकंडक्टर्स को अगर डिफाइन किया जाए तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स बेसिकली सॉलिड्स की टाइप्स हैं। जब आप लोग सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे जब सॉलिड क्लासीफाई होते हैं तो सॉलिड की एक टाइप सेमीकंडक्टर्स है। तो सेमीकंडक्टर्स आर सॉलिड्स। और कैसे सॉलिड्स होते हैं? सॉलिड्स विच हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान होती हैं। अब यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो ये पूरा यूनिट आपका थ्योरेटिकल ही है, उसी की बेस पर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को भी करना। अब एक पॉइंट यहां पर पूछा जाता है कि ठीक है, अगर इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान है तो वो क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है। तो अगर मैं जनरल भी देखता हूं इनकी कंडक्टिविटी को, तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी वो इंसुलेटर से ज्यादा होगी, लेकिन इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कम है। क्या रेंज है, कितनी होती है? इनकी कंडक्टिविटी को देखा जाए तो वो 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁻⁴ पर ओहम पर मीटर तक होती है। ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है। फिर आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बात पढ़ी थी
कि हमारे पास जो कंडक्टिविटी है और रेजिस्टिविटी ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा है तो याद रखिएगा इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो हमारे पास इंसुलेटर से क्या होगी, वो कम होगी, और जो इनकी रेजिस्टिविटी होगी वो हमारे पास कंडक्टर से, इंसुलेटर से रेजिस्टिविटी इनकी कम और कंडक्टर से इनकी रेजिस्टिविटी वो ज्यादा होगी। ये भी पॉइंट याद रखें। अब कितनी रेजिस्टिविटी होती है, सिंपल जो कंडक्टिविटी गिवन है उसका रेसिप्रोकल ले लो तो उसकी वैल्यू 10⁴ से लेकर 10⁶ ओहम मीटर तक होगी। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फर्दर अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली फोर्थ ग्रुप एलिमेंट। अब अगर ये फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है तो हम इनको क्या नाम देंगे, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट या पेंटावेलेंट। तो हम इनको नाम देंगे टेट्रावेलेंट। मींस इनकी जो वैलेंसी है वो क्या है, वो 4 है। तो ये टेट्रावेलेंट हमारे पास होंगे। फिर एक और चीज इन सेमीकंडक्टर्स के बारे में जो चीज आप लोगों को याद रखनी है वो ये कि इनकी प्रॉपर्टी है कि 0 केल्विन के ऊपर ये इंसुलेटर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लो टेम्परेचर के ऊपर इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। और जब हम इसके टेम्परेचर को 0 केल्विन से इंक्रीज करके रूम टेम्परेचर पे लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपके पास प्रोड्यूस होते हैं और वहां पर ये कहा जाता है कि ये बिहेव करते हैं एज अ गुड कंडक्टर्स। ये बात करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आप लोग पढ़ते हो। तो यहां से आपको इनकी प्रॉपर्टी का पता चलता है और वो प्रॉपर्टी ये कि इनकी जो कंडक्टिविटी है उसका ताल्लुक टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है और इनकी जो रेजिस्टिविटी फिर होगी उनका ताल्लुक टेम्परेचर से इनवर्स है। और ये चीज़ आपको लेफ्ट पे पॉइंट से पता चलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो रही है, इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अगर ये टेट्रावेलेंट है तो टेट्रावेलेंट का मतलब होगा कि हमारे पास इनके वैलेंस शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, मैं सिंपल से स्ट्रक्चर की बात करता हूं कि लेट्स से हमारे पास ये सिलिकॉन है तो नेबरिंग सिलिकॉन के साथ इनके इलेक्ट्रॉन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। अब जब हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे नेबर के साथ अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा तो कोई भी उस जगह पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारे पास फ्री नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं है। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप किसी तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करो, क्योंकि जिस जगह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उस इलेक्ट्रॉन के वहां पर फ्री होने से वहां पर होल प्रोड्यूस होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है ये हमारे पास कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। हम जो डॉपिंग करते हैं उस डॉपिंग का पर्पस भी यही होता है कि हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करें। जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा होते जाएंगे उतनी हमारी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज करती जाएगी। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या है और टेम्परेचर के साथ इनका रिलेशन क्या है, किन से इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा और किन से इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट एक और बेसिक सेमीकंडक्टर्स के हवाले से, सेमीकंडक्टर्स को क्लासिफाई किया जाता है तो कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स और एक होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वैसे भी जहां पर भी हो इसका मतलब हमेशा होता है कि जहां पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे पास वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो प्योर होते हैं, जिनमें किसी भी तरह की डॉपिंग नहीं होती। डॉपिंग मींस किसी भी तरह की इंप्योरिटी नहीं होती। और हमारे पास जो दूसरी टाइप है दे आर एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल से। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होंगे जहां पर फोर्थ ग्रुप के नेबर में जो प्रेजेंट है, थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप, जिनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, जिनको वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है। जल्दी से हम बात करते हैं इन दोनों की क्लासिफिकेशन की और इन पॉइंट्स को फिर याद रखिएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर्स।
प्योर सेमीकंडक्टर्स का मतलब होगा कि इनमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होगी, और कोई भी इंप्योरिटी के ना होने का मतलब होगा कि इनमें डोपिंग लेवल 0 होगा। तो डोपिंग इनमें कितनी है, वो 0 है। प्योर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो ये इंट्रिंसिक है। लेकिन अगर हम उसमें इंप्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के आगे हमने टाइप्स को पढ़ना है तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम इसमें इंप्योरिटी की बात अगर करें तो इंप्योरिटी इसमें दो तरह की हमारे पास होती है। या तो हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे होते हैं थर्ड ग्रुप की, ट्राइवेलेंट, जिसको एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहा जाता है, आगे बात इसकी करनी है। या फिर हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे होते हैं फिफ्थ ग्रुप की, जिसको डोनर इंप्योरिटी कहा जाता है, पेंटावेलेंट। अब इंप्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स यहां डोपिंग प्रेजेंट होगी, और अगर डोपिंग हमारे पास प्रेजेंट है फिर डोपिंग लेवल भी होगा। अब डोपिंग लेवल ये होता है कि एक सिलिकॉन के मुकाबले में आप कितनी इंप्योरिटी को ऐड करते हो। तो ये डोपिंग लेवल क्या है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये 1:10⁻⁶ है। यानी अगर 10⁻⁶ सिलिकॉन होंगे या जर्मेनियम होंगे तो एक इंप्योरिटी एटम ऐड किया जाएगा। और इस वैल्यू को अगर कहीं पर यूं लिखा जाए 10⁻0 रेशो 10⁻6, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि 10⁻0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो ये डोपिंग लेवल याद रखिएगा। डोपिंग लेवल मींस अगर 10⁻6 सिलिकॉन तो हम उसके मुकाबले में एक इंप्योरिटी एटम को ऐड कर रहे होते हैं। अब आगे हमने किसकी बात करनी है, फर्दर अगर हम बात करें तो अब हमारा जो ताल्लुक है वो एक्सट्रिंसिक के साथ है, क्योंकि हमने अगर डायोड की बात करनी है पी टाइप एन टाइप तो उसका ताल्लुक इंट्रिंसिक के साथ नहीं है। तो अब हम आगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिस्कस करते हैं। और जो जो पॉइंट आपको लगता जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, उसको याद रखते जाएं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो तरह के हैं, और दो तरह के क्यों हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी इंप्योरिटी जो है वही दो तरह की है। या तो हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं थर्ड ग्रुप की, और या फिर हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं फिफ्थ ग्रुप की। एक हमारे पास कहलाता है पी टाइप और एक हमारे पास कहलाता है एन टाइप। नाम से पता चल जाएगा, पी फॉर पॉजिटिव मतलब होल्स हैं, एन फॉर नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास एक ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग करने की वजह से हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो, सॉरी एक्सेस होल्स हो, जिनमें होल्स की तादाद ज्यादा हो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्सट्रिंसिक कहलाएगा। और हमारे पास एन टाइप एक ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जहां पर डोपिंग करने की वजह से हमारे पास एक्सेस में क्या चीजें हो, इलेक्ट्रॉन्स हो। ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछूं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहे पी टाइप है या एन टाइप है, इन पे नेट चार्ज क्या होता है, चाहे पी टाइप हमारे पास है या एन टाइप है, इन पे नेट चार्ज क्या होता है? बिल्कुल, जो नेट चार्ज हमारे पास इन पे होगा वो 0 होगा। उसकी वजह यह कि जब आप सिलिकॉन को रिप्लेस कर देते हो किसी और ग्रुप एलिमेंट से, तो आपने न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ रिप्लेस किया। सिलिकॉन के पास अगर हमारे पास ओवरऑल जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, वो एटम न्यूट्रल था। आपने सिलिकॉन की जगह अगर एल्युमिनियम को ऐड कर दिया जो थर्ड ग्रुप एलिमेंट था, तो आपने बेसिकली न्यूट्रल को न्यूट्रल से रिप्लेस किया। तो ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्वांटिटी में ज्यादा हुए, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी में कम हुए। तो मतलब नेट चार्ज हमारे पास क्या रहता है, वो 0 रहता है। और ये जो इंप्योरिटी का ऐड करना होता है ना, थर्ड ग्रुप का या फिफ्थ ग्रुप का, इसी को डोपिंग कहते हैं। और कितनी इंप्योरिटी ऐड करनी है, इसको डोपिंग लेवल कहा जाता है। तो नेट चार्ज हमारे पास 0 होगा। उसकी वजह ये कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल जो रेशो होती है वो हमारे पास सेम रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। तो नेट चार्ज 0 होने के साथ साथ अगर आप ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये रेशो हमारे पास कांस्टेंट रहती है।
तो एटम न्यूट्रल रहता है, तो नेट चार्ज क्या होगा, वो जीरो होगा, चाहे हम बात कर रहे हो पी टाइप की, चाहे हम बात कर रहे हो एन टाइप की, या ओवरऑल हमसे क्वेश्चन पूछा जाए रिलेटेड टू एक्सट्रिंसिक, नेट चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो। अब पी टाइप किस तरह से बनेगा? पी टाइप की अगर बात की जाए तो पी टाइप बनाने के लिए हम थर्ड ग्रुप इंप्यूरिटी को ऐड करते हैं, मतलब हमने फोर्थ ग्रुप एलिमेंट को थर्ड ग्रुप के साथ रिप्लेस करना होता। अब जब आप ये काम करते हो कि आप सिलिकॉन को रिप्लेस कर देते हो थर्ड ग्रुप से, लेट से आपने एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दिया, तो हुआ क्या कि मैं यहां पर अगर स्ट्रक्चर बनाता हूं कि मेरे पास ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन। पहले हमने ये देखा कि सब इलेक्ट्रॉन ने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया। अब आपने किया ये कि आपने एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया। सिलिकॉन को रिप्लेस किससे कर दिया? आपने रिप्लेस कर दिया थर्ड ग्रुप से, लेस से आपने एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दिया। अब एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन 3 कोवलेंट बॉन्ड तो बना देंगे, लेकिन चौथा जो हमारे पास सिलिकॉन है वहां पर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं कि वहां पर आपका बॉन्ड डेवलप हो। तो होगा क्या, अल्टीमेटली वहां पर आपके पास एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो मतलब एक डॉपिंग के करने से, एक इंप्यूरिटी के ऐड करने से आपके पास एक होल प्रोड्यूस हुआ। तो जितनी आप इंप्यूरिटी को ज्यादा करोगे उतने आपके नंबर ऑफ फ्री होल्स प्रोड्यूस ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ फ्री होल प्रोड्यूस होने का मतलब होगा कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा है तो अल्टीमेटली आपके इलेक्ट्रॉन्स को मोशन के लिए पाथ मिलेगा, तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो थर्ड ग्रुप इंप्यूरिटी एलिमेंट ऐड करने से हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है, थर्ड ग्रुप। और हम यहां पर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, हमारे पास एल्युमिनियम, बोरॉन, गैलियम, ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। और भी जो आप थर्ड ग्रुप एलिमेंट है उनको एग्जाम्पल्स के लिए याद रख सकते हो। और ये जो थर्ड ग्रुप हमारे पास एलिमेंट हैं, दे आर बेसिकली ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। और इन इंप्यूरिटीज को क्या कहा जाता है? इनकी वजह से होल प्रोड्यूस होता है। होल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इस वजह से इस इंप्यूरिटी को एक्सेप्टर इंप्यूरिटी का नाम दिया जाता है। क्यों? इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, लेने की सलाहियत है, तो ये आपके पास एक्सेप्टर इंप्यूरिटी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इस पी टाइप के बारे में जो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पी टाइप के अंदर आपके मेजॉरिटी चार कैरियर्स कौन से हैं और मिनॉरिटी चार कैरियर्स कौन से होते हैं। तो जो क्वांटिटी में ज्यादा है वो आपके मेजॉरिटी चार कैरियर्स हैं। तो याद रखना है कि आप लोगों के पास पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार कैरियर्स आर आप होल्स, और आपके पास जो मिनॉरिटी चार कैरियर्स हैं जिनकी क्वांटिटी हमारे पास कम होगी, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास पी टाइप के बारे में वो बातें हैं जो आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अब आ जाएं एन टाइप की तरफ। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप फिफ्थ ग्रुप इंप्यूरिटी एलिमेंट को ऐड कर रहे होते हैं। अब फिफ्थ ग्रुप इंप्यूरिटी का मतलब है कि आपके पास पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी है। अब आप सेम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हो कि आपने वहां पर एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया फिफ्थ ग्रुप से, बिस्मथ से, आर्सेनिक से, फास्फोरस से, किसी से भी आपने रिप्लेस कर दिया। अब जब रिप्लेस किया तो पहले क्या हुआ था, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास एक बॉन्ड बाकी बच गया था। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर जब आपने फिफ्थ ग्रुप इंप्यूरिटी को ऐड किया, तो मैं यहां फर्स्ट करो एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने फास्फोरस को ऐड कर दिया। अब फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो नेबर के साथ कोवलेंट बॉन्ड को डेवलप कर लेंगे, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वो वहां पर आपके पास फ्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब फिफ्थ ग्रुप इंप्यूरिटी ऐड की जाती है तो वहां पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जो मोबिलाइज होते हैं। तो क्या प्रोड्यूस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होंगे, वो मोबिलाइज होंगे। तो फिफ्थ ग्रुप इंप्यूरिटी आपके पास कोई भी फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट हो, बिस्मथ है,
या फॉस्फोरस है। तो दे आर बेसिकली पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, और इन पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी की वजह से आपके पास प्रोड्यूस क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के प्रोड्यूस होने की वजह से इन्हें कहा जाता है कि दे आर बेसिकली डोनर इंप्यूरिटीज। तो ये पॉइंट आप लोगों ने यहां पर याद रखना। नेक्स्ट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात की जाए तो अब आप बता सकते हो कि इनमें क्या होगा, बिल्कुल इसके रिवर्स होगा। यहां पर एन टाइप के अंदर आपके मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपके पास मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर होल्स। ये पी टाइप और एन टाइप की बात भी होगी। बेसिकली हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, और रिवीजन की हद तक इन चीजों को देखें। इन बहुत ज्यादा डिटेल में ना मैं जा रहा हूं और ना जाने की जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी बात हम करेंगे। अब पी टाइप एन टाइप की बात हो गई। अब पी टाइप और एन टाइप कंबाइन होने लगे। पी टाइप और एन टाइप कंबाइन होने का मतलब है कि अब बनने लगा है पी एन जंक्शन डायोड। अब पी एन जंक्शन डायोड को समझना है कि बेसिकली कैसे बनता है पी एन जंक्शन डायोड। ऐसा नहीं होता कि हम पी टाइप को और एन टाइप को अलग-अलग लेते हैं और इनको हम कंबाइन कर देते हैं और दरमियान में हमारे पास पी एन जंक्शन बन जाता है। ऐसा नहीं होता, बल्कि होता यह है कि हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, और उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एक हाफ के अंदर हम थर्ड ग्रुप इंप्यूरिटी को ऐड करते हैं, और एक हाफ के अंदर हम फिफ्थ ग्रुप इंप्यूरिटी को ऐड करते हैं। लेट्स से मैंने लेफ्ट हाफ के अंदर ऐड कर दी थर्ड ग्रुप इंप्यूरिटी, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, और मैंने राइट साइड के ऊपर इंप्यूरिटी ऐड कर दी फिफ्थ ग्रुप पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। अब जिस साइड पे आप थर्ड ग्रुप इंप्यूरिटी को ऐड करोगे, आप जानते हो कि वहां पर आपके फ्री होल्स प्रोड्यूस होंगे, और फ्री होल के प्रोड्यूस होने से आप कहोगे कि वो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और जिस साइड पर आप फिफ्थ ग्रुप इंप्यूरिटी को ऐड करोगे, वहां आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रोड्यूस होने की वजह से वो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बना, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल जब प्रोड्यूस हुए, तो इन दोनों के दरमियान एक मेम्ब्रेन क्रिएट होगी, एक सरफेस क्रिएट होगी, जो सरफेस, जो मेम्ब्रेन इन दोनों को सेपरेट कर रही होती है। इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं पी एन जंक्शन का। तो कैसे बना पी एन जंक्शन? एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एक हाफ के अंदर आपने थर्ड ग्रुप इंप्यूरिटी को ऐड किया, और दूसरे हाफ के अंदर आपने फिफ्थ ग्रुप इंप्यूरिटी को ऐड किया। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने की वजह से उन दोनों के दरमियान एक मेम्ब्रेन क्रिएट हुई, एक सरफेस क्रिएट हुई, एक जंक्शन क्रिएट हुआ, जो पी टाइप और एन टाइप को आपस में क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इस मेम्ब्रेन, इस जंक्शन, इस सरफेस को हम नाम दे रहे होते हैं पी एन जंक्शन का। अगर मैं 3D में ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पी एन जंक्शन है, जो पी टाइप और एन टाइप को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए, कहीं पर इसके बारे में स्टेटमेंट लिखी हो, तो वो क्या लिखी जा सकती है कि व्हाट इज पी एन जंक्शन? पी एन जंक्शन इज बेसिकली अ लेयर और अ मेम्ब्रेन और अ सरफेस और अ जंक्शन बिटवीन, कहां प्रोड्यूस होगा, बिटवीन अ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों होगा, यह भी जरूरी है पता होना। तो क्यों प्रोड्यूस होगा? दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डॉपिंग ऑफ, मींस एडिशन ऑफ impurity element of trivalent in one half and pentavalent in the other half of intrinsic semiconductor। तो ये आपके पी एन जंक्शन को डिफाइन करने की स्टेटमेंट है कि पी एन जंक्शन होता क्या।
अब आगे क्या होगा, पहले प्योर होगा, उसके बाद जब इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी फिर प्योर नहीं रहेगा। अब आगे क्या होता है, अब जब पीएन जंक्शन बनता है, इसके आगे की कहानी सुनिएगा कि आगे अब क्या होने लगा। अब जब आपके पास पीएन जंक्शन बना तो आपने ये देखा कि आपके पास एक साइड के ऊपर प्रोड्यूस हो गए फ्री होल्स और एक साइड पे आपके पास प्रोड्यूस हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो होल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री हैं, ये क्या है, फ्री हैं। इनके जाने की वजह से दोबारा से होल क्रिएट नहीं होना, और जिस जगह जाकर आपका इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देगा वहां पर आप ये नहीं कहोगे कि वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पी टाइप के अंदर आपके होल्स फ्री हैं, एन टाइप के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। अब जब ये पी टाइप और एन टाइप डेवलप हो गया तो अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रूल कि आपके पास अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो फ्री होल्स होंगे ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जाकर पी टाइप के होल्स में डिफ्यूज होंगे। अब एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जब पी टाइप के होल में डिफ्यूज होंगे तो मैंने क्या कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिस जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या होगा, वहां पर क्या होल प्रोड्यूस होगा, नो। जिस जिस जगह से आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के जाने से वहां पर आप कह सकते हो कि आपका पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, और जिस जिस जगह जाकर आपका इलेक्ट्रॉन होल में डिफ्यूज होगा वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, बेसिकली वहां पर आपका नेगेटिव आयन क्रिएट होगा। यानी पी टाइप के होल्स में जब एन टाइप के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं तो उनकी वजह से हमारे पास दरमियान में एक न्यूट्रल रीजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। क्या क्रिएट होना शुरू हो जाता है, एक न्यूट्रल रीजन। और उस न्यूट्रल रीजन के अंदर आपका कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है। कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट ना होने का मतलब यह है कि वहां कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी होल फ्री नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे वो चले गए, जो होल फ्री थे वो खत्म हो गए। तो एक न्यूट्रल रीजन क्रिएट हो गया। और साइडों पे क्या है, साइडों पे वही है जो पहले था कि हमारे पास एक साइड के ऊपर पी टाइप के होल्स हैं और एक साइड के ऊपर हमारे पास एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये काम कब तक होता है, ये काम उस टाइम तक होता है जब हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स के होल में डिफ्यूज होने की वजह से इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो जाए कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जारी बात है यहां पर आपके पास नेगेटिव पोलैरिटी आ चुकी है। अब इस नेगेटिव ने आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं करना बल्कि अपोज करना। तो एक टाइम आएगा जहां पर वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करना स्टार्ट कर देगा। अब जब अपोज करना स्टार्ट कर देगा तो वहां पर फर्दर इलेक्ट्रॉन होल्स में डिफ्यूज नहीं होते, और हम कहते क्या हैं, ये जो न्यूट्रल रीजन इन दोनों के दरमियान क्रिएट हुआ, दैट न्यूट्रल रीजन इज बेसिकली डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन है। और इस न्यूट्रल रीजन के अक्रॉस जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ जो आपके इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिफ्यूज होने में रोकता है, ये आपका कहलाता है उस डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल बैरियर। तो कहानी स्टार्ट हुई थी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एक हाफ में एन टाइप और एक हाफ में पी टाइप ऐड किया, उसकी वजह से हमारे पास क्रिएट हो गया पी एन जंक्शन। फिर क्या हुआ, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल में डिफ्यूज हुए, उनकी वजह से एक न्यूट्रल रीजन क्रिएट हो गया और उस न्यूट्रल रीजन का नाम है डिप्लीशन रीजन। और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। बैरियर नाम से जाहिर होता है कि जो रोकेगा किसी चीज को, और वो किसको रोकेगा, वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा। तो व्हाट इज डिप्लीशन रीजन, अगर इसको डिफाइन मैं यहां पर कर दूं स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं रिकॉल के क्वेश्चन 70%। तो डिप्लीशन रीजन इज बेसिकली अ रीजन क्रिएटेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप into the holes of p type।
और इनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा अक्रॉस दैट डिप्लीशन रीजन, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। अब ये जो डिप्लीशन रीजन है और ये पोटेंशियल बैरियर है, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इसकी डिपेंडेंस हमारे पास किस पर है? देखिए, एक डिपेंडेंस तो इसकी नेचर के ऊपर होती है कि सिलिकॉन के लिए कुछ और होगा, जर्मेनियम के लिए कुछ और होगा। और ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट भी हैं कि हमारे पास जो सिलिकॉन है उसका पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। तो पोटेंशियल बैरियर हमारे पास जो सिलिकॉन, उसका 0.7 वोल्ट होता है। मतलब जब तक हमारा अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से ज्यादा नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। और जो जर्मेनियम हमारे पास है उसका जो पोटेंशियल बैरियर है दैट इज 0.3 वोल्ट। मींस जब तक हमारा अप्लाइड पोटेंशियल 0.3 से ज्यादा नहीं होगा, हमारा करंट पास नहीं करेगा। यानी एक तरह से एक बैटरी बीच में लग चुकी है, और जब तक हमारी लगाई जाने वाली बैटरी का पोटेंशियल उससे ज्यादा नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होना, सर्किट ब्लॉक रहेगा। और ये जो वैल्यूज हैं दोनों, ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा कि रूम टेम्परेचर के ऊपर वैल्यूज है। यानी टेम्परेचर के चेंज करने से ये पोटेंशियल बैरियर हमारा चेंज होता है, ये फिक्स नहीं रहता। अब बात करने लगे हैं उसी डिपेंडेंस की। अब डिपेंडेंस किस पर है? एक डिपेंडेंस तो लेवल ऑफ डोपिंग के ऊपर है। इंप्योरिटी जितनी ज्यादा करते जाएंगे, हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू हो जाएंगे दोबारा से, और उतना डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाएगा। दूसरी चीज, हमारे पास इसकी जो डिपेंडेंस होती है वो नेचर के ऊपर है, बिल्कुल जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात की कि नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। और तीसरी चीज, हमारे पास इसकी डिपेंडेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर है। टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से आपका डिप्लीशन रीजन नैरो, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर जाता है। और अगर हम इन चीजों के साथ साथ ये भी लिख दें कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैरियर्स, कि हम चार कैरियर्स को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे भी हमारे पास डिप्लीशन रीजन की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास वो वैल्यूज हैं, वो पॉइंट्स हैं जो आपने डिपेंडेंस में याद रखने हैं। अब एक यहां पर इंफॉर्मेशन की हद तक मैं पॉइंट आपको बता दूं कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये टेम्परेचर के बढ़ाने से कितना डिक्रीज करता है। तो ये वैल्यू हमारे पास लिखी जाती है कि फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, कि जब भी आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, पोटेंशियल बैरियर विल डिक्रीज बाय 2 मिली वोल्ट। जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 2 मिली वोल्ट क्या कर जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 2 मिली वोल्ट आपका जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो क्या करेगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। तो डिपेंडेंस आपके पास इंपॉर्टेंट है कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। और अगर हम स्पेसिफिकली पोटेंशियल बैरियर के बारे में बात करते हैं कि पोटेंशियल बैरियर की डिपेंडेंस, तो उसकी डिपेंडेंस में भी हमारे पास जो चीज़ें आ रही होंगी वो क्या क्या आ रही होंगी, वो हमारे पास नेचर आ रही होगी कि सेमीकंडक्टर की नेचर, उससे पोटेंशियल बैरियर चेंज होता है। इसके अलावा बाइसिंग, जिसकी बात हमने नेक्स्ट करनी है, जो रेक्टिफिकेशन की बेस है, फॉरवर्ड और रिवर्स, बाइसिंग से पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन चेंज होता है। और तीसरी चीज टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज करने से भी हमारे पास पोटेंशियल बैरियर वो चेंज होता है। क्लियर? तो अभी टाइम हुआ है 5:50। 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं नमाज की। 6 बजे क्लास को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और हम बाइसिंग और फिर रेक्टिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो क्लास दोबारा अब 6 बजे स्टार्ट होगी। लाइव चैट मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर लेक्चर पुराना पीछे जो पढ़ा है रिवाइज करना चाहें उसको रिवाइज करें, बातें ना करें। जिन्हें नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़।
अस्सलाम वालेकुम। तो हमने बात की रिसेंटली डायोड उसके बारे में, पीएन जंक्शन के बारे में, और पीएन जंक्शन में हमने बात की डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर के बारे में। अब नेक्स्ट जो बात हम करने लगे, जिसमें हमने बात करनी है बाइसिंग की, उस बाइसिंग से पहले हम पीएन जंक्शन डायोड की बात कर लेंगे कि बेसिकली जो हम डायोड पढ़ रहे होते हैं वो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। क्या कहलाता है? पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जो स्टेटमेंट यूज होती है वो ये कि पीएन जंक्शंस कि जो पी टाइप और एन टाइप कंबाइन किया और जंक्शंस डेवलप हुए, पीएन जंक्शंस विद मेटेलिक टर्मिनल्स, अगर उनके साथ मेटेलिक टर्मिनल्स अटैच कर दिए जाएं तो दैट इज बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड। यानी अगर हमारे पास ये वो पी टाइप और एन टाइप कंबाइन होने से पीएन जंक्शन डेवलप हुआ और आपने क्या किया, आपने इनके साथ मेटेलिक टर्मिनल्स को अटैच कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये हमारे पास डायोड है। अब डायोड का सिंबल क्या होता है? डायोड का सिंबल हमारे पास एक ट्रायंगल और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है। इस ट्रायंगल के अंदर ये जो आपके पास ट्रायंगल वाला पार्ट है ये पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है और जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास है ये रिप्रेजेंट करता है एन टाइप। इस पी टाइप और एन टाइप को एक और नाम भी देते हैं। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर का होता है इसको नाम दिया जाता है सेमीकंडक्टर के कैथोड का, और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर का पी टाइप रीजन है इसे नाम दिया जाता है सेमीकंडक्टर के एनोड का। तो ये एनोड और कैथोड होते हैं सेमीकंडक्टर्स के। और एक और चीज भी यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे पास ट्राइंगल का एरो है ये किसी एक स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एरो हमारे पास है टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को, कि हमारे पास जिस सर्किट में ये अटैच होगा उस सर्किट में कन्वेंशनल करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ये एरो आपके पास उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में अगर पूछा जाए इस सिंबल के हवाले से कि सिंबल के अंदर ये ट्रायंगल का एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को। अब इस पीएन जंक्शन डायोड, इस डायोड की हमने बाइसिंग को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस को मैं लूंगा, तो इसलिए क्वेश्चंस जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं उनको कहीं नोट करते रहें। तो बात करने लगे हम बाइसिंग की, कि बाइसिंग क्या चीज होती है। बाइसिंग को डिफाइन किया जाए तो बाइसिंग के बारे में हम ये कहते हैं कि बाइसिंग आर द मेथड्स टू कनेक्ट बैटरी विद द डायोड। कि बाइसिंग वो मेथड्स हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम बैटरी को या बैटरीज को कनेक्ट कर सकते हैं किसके साथ? विद द डायोड। इसके अलावा इस बाइसिंग को यूं भी डिफाइन किया जाता है कि बाइसिंग आर बेसिकली कनेक्शंस ऑफ पीएन जंक्शन विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। जो पॉसिबल हमारे कनेक्शंस हो सकते हैं किसके? पीएन जंक्शन के, कनेक्शंस ऑफ पीएन जंक्शन किसके साथ? विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ये हमारे पास कहलाती है बाइसिंग। अब आप जानते हो कि हमारे पास डायोड के साथ पॉसिबिलिटीज कितनी है। डायोड के दो ही एंड है, एक पी टाइप है और एक एन टाइप है। इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास है और यही हमारे पास दो बाइसिंग की टाइप्स होती हैं। और ये हमारे पास दो टाइप्स कौन कौन सी हैं?
एक हमारे पास है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक हमारे पास है रिवर्स बाइसिंग। जैसे हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर के हमारे 3 टर्मिनल्स होते हैं, तो वहां पर ओवरऑल जो ट्रांजिस्टर के मॉड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां पर 2 टर्मिनल्स हैं और यहां 2 ही मेथड हैं बैटरी के साथ अटैच करने के, और एक हमारे पास कहला रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग, इसको हम FB भी लिखते हैं, और दूसरा हमारे पास कहलाता है रिवर्स बाइसिंग, जिसको हम RB भी लिख रहे होते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है? बहुत आसान कि अगर आपके पास एक डायोड है, उस डायोड के P टाइप को, मतलब डायोड के एनोड को अगर अटैच कर दिया जाए हाई पोटेंशियल से, और डायोड के कैथोड को मींस डायोड के N टाइप को अटैच कर दिया जाए लो पोटेंशियल से मींस नेगेटिव से, इसे कहा जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। सिंपल, इफ द एनोड ऑफ डायोड is attached with positive terminal means high potential and cathode of diode is attached with low potential means negative terminal, that is called forward biasing। और रिवर्स बाइसिंग की हम बात करें, हम इसके रिवर्स कहेंगे कि अगर जो डायोड का P टाइप है, जो डायोड का एनोड है, वो अटैच हो लो पोटेंशियल से, और हमारे पास डायोड का जो कैथोड है वो अटैच हो हाई पोटेंशियल से, तो ये हमारे पास रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। तो हर तरह से आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपके पास स्टेटमेंट क्या लिखी जा सकती है। तो मैं यहां पर क्या बता रहा हूं कि जो एनोड ऑफ डायोड दैट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो हमारे पास कैथोड ऑफ डायोड है, कैथोड ऑफ डायोड that is attached with the negative potential। इस बात को यूं कह दें, P type attached with positive, N type attached with negative, तब भी करेक्ट होगा। और राइट साइड पे आप लोग क्या कह रहे होगे कि if the anode of diode is attached with low potential and cathode of diode is attached with high potential। अब जब इसके क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो उन क्वेश्चंस में भी आप लोगों ने यही देखना होता है कि हमारे पास सिर्फ ये नहीं देखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव से अटैच, आपने ये भी देखना होता है कि कौन हाई पोटेंशियल पर है, कौन लो पोटेंशियल के ऊपर। उस हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल से भी आप आइडिया लगाते हो कि क्या वो डायोड आपका फॉरवर्ड बाइस है या वो आपका डायोड रिवर्स बाइस है। तो ये ख्याल रखिएगा कि फॉर एग्जांपल आपका डायोड का P टाइप ग्राउंड हुआ है और आपका जो N टाइप है वो अटैच है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो ये डायोड की कौन सी बाइसिंग होगी? ये फॉरवर्ड होगी, क्योंकि आपके पास मतलब आपके पास सॉरी जो पॉजिटिव है वो आपके पास ग्राउंड है और जो नेगेटिव है वो आपके पास नेगेटिव से अटैच है, तो ये डायोड की कौन सी बाइसिंग होगी? आप ये देखेंगे कि कौन सा हाई पोटेंशियल पर है, कौन सा लो पोटेंशियल के ऊपर है, उससे आप आइडिया लगाओगे कि क्या ये बाइसिंग फॉरवर्ड है या रिवर्स है। इस चीज को रिवर्स भी किया जा सकता है कि N टाइप को ग्राउंड कर दिया जाए और P टाइप को अटैच कर दिया जाए नेगेटिव के साथ, तो तब भी आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि क्या ये फॉरवर्ड बाइसिंग है या फिर आपके पास रिवर्स बाइसिंग है। इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह की डायग्राम्स होती हैं। टाइम मिला तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स कैड में इन क्वेश्चंस को भी कर रहे होंगे, अदरवाइज जो प्रैक्टिस MCQs हैं वहां पर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्या चीज? एनोड पॉजिटिव से, कैथोड नेगेटिव से, और यहां पर एनोड नेगेटिव से और कैथोड पॉजिटिव से। यूं याद रखना सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर याद रखना यह है कि आपके पास हाई पोटेंशियल से एनोड और लो पोटेंशियल से कैथोड, फिर ये फॉरवर्ड है। और अगर लो के साथ आपका एनोड और हाई के साथ आपका कैथोड अटैच हो तो फिर ये आपकी रिवर्स बाइसिंग होगी। अब आ जाए इसके इफेक्ट्स के ऊपर, इसके रिजल्ट्स के ऊपर, इनकी वजह से होगा क्या।
अब किस किस के रिजल्ट को डिस्कस करना है? हम डिस्कस करेंगे डिप्लीशन रीजन के बारे में कि फॉरवर्ड में डिप्लीशन रीजन पे क्या फर्क पड़ेगा और रिवर्स में डिप्लीशन रीजन पे क्या फर्क पड़ेगा। हम बात करेंगे पोटेंशियल बैरियर पे, क्योंकि जो इफेक्ट डिप्लीशन रीजन पे पड़ेगा वही इफेक्ट हमारे पास पोटेंशियल बैरियर पे पड़ेगा। उसके बाद हम बात यहां पर करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर कि ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगी या हमारी रेजिस्टेंस कम होगी। और उसके अलावा जब रेजिस्टेंस की बात होगी तो हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता सकेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा होगा। तो बात स्टार्ट करते हैं डिप्लीशन रीजन से। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर आपका जो डिप्लीशन रीजन होता है वो नैरो हो जाता है। क्यों होता है ये आप लोग एफएससी में डिटेल में पढ़ते हो कि जो आपके चार कैरियर्स होते हैं वो इनवर्ड मूव करते हैं और चार कैरियर्स के इनवर्ड मूव होने की वजह से आपके पास ओवरऑल जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए थे या जहां पर जाके इलेक्ट्रॉन होल में फिल हो गए थे वहां दोबारा से इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जबकि रिवर्स बाइसिंग में ये चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अगर आप इनको ड्रॉ करके भी देखेंगे तो ये चार कैरियर्स इनवर्ड मूव नहीं करेंगे या आउटवर्ड मूव करेंगे, और अब आउटवर्ड मूव करते हैं तो ये मजीद इलेक्ट्रॉन और होल डिफ्यूज होने से ये डिप्लीशन रीजन आपका वाइड हो जाता है। डिप्लीशन रीजन नैरो होने का मतलब होगा कि पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर डिक्रीज कर जाएगा और रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन के वाइड होने से आपका पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाएगा। अब जितना पोटेंशियल बैरियर कम होगा उतनी अपोजिशन कम मिलेगी चार्ज को उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए, तो हमारी रेजिस्टेंस जो होती है वो फॉरवर्ड में डिक्रीज कर जाती है और कितनी उसके बारे में लिखा जाता है कि वो चंद ओम्स की रह जाएगी, फ्यू ओम्स। जबकि रिवर्स बाइसिंग के अंदर आपका डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा, मजीद इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन मिलेगी उसको क्रॉस करने में, आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और ये रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में हो जाती है, 10⁻⁶ ओम्स में। और एज अ रिजल्ट अब करंट के बारे में आप आंसर दे सकते हो कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस अगर कम हो गई तो आपकी करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और कितना करंट होता है ये मिली एम्पेयर्स में होता है। और रिवर्स बाइसिंग के अंदर आपका करंट रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से कम हो जाता है और ये करंट माइक्रो एम्पेयर में होता है। और आइडियली ये कहा जाता है कि करंट अप्रोक्सीमेटली रिवर्स बाइसिंग में कितना हो गया, वो 0 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स के अंदर आपकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है? ये ग्राफ है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, और इसमें ग्राफ के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है अलोंग y और करंट हमारे पास होता है अलोंग x। और ये दो तरह के ग्राफ हमारे पास होंगे। एक हमारे पास होगा फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, इसे कहा जाता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और एक हमारे पास ग्राफ होता है रिवर्स बाइसिंग के लिए, इसको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व का नाम दिया जाता है। और ये पास पेपर में आपका क्वेश्चन आ चुका है इन ग्राफ से रिलेटेड कि डायोड का ग्राफ कैसा होता है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। तो ये ग्राफ की शेप और इसके पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब कैसा होता है ग्राफ फॉरवर्ड और रिवर्स का? मैं पहले सेपरेट ड्रॉ करूंगा, फिर मैं इनको कंबाइन भी ड्रॉ करूंगा। ग्राफ है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट है अलोंग y और वोल्टेज है अलोंग x। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर आपको पता है कि हमारे पास जब तक वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा नहीं होगा हमारा करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक सिलिकॉन डायोड है और सिलिकॉन डायोड के साथ आपने एक बैटरी अटैच की हुई है, अगर तो उस बैटरी का वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है या इवन 0.7 वोल्ट के इक्वल है, तो याद रखिएगा कि सर्किट एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, उसमें करंट पास नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि जो आपने वोल्टेज उसके क्रॉस अप्लाई किया वो उसके अंदर मौजूद पोटेंशियल बैरियर के इक्वल है। तो जब तक आपका ये वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा नहीं होगा, आप उस बैरियर को क्रॉस कर नहीं कर सकते और आपके सर्किट में करंट पास नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जब तक आपका अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ग्रेटर नहीं होता, करंट पास नहीं करता। इस पॉइंट को अगर आप यूं लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इफ अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल और लेसर देन पोटेंशियल बैरियर ऑफ द डायोड, करंट विल बी इक्वल टू 0। और पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। और अगर आपका वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होगा तो तभी हमारे सर्किट में करंट पास करेगा और वो एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ग्राफ कैसा है, यहां से यहां तक 0 है, 0 करंट को शो करेगा। और उसके बाद ग्राफ क्या होगा, कर्व। कर्व क्यों? क्योंकि नॉन ओमिक है, और अगर नॉन ओमिक है तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं होना। और इसकी स्लोप किसे रिप्रेजेंट करेगी, कंडक्टेंस को। इसकी स्लोप किसे रिप्रेजेंट कर रही है, कंडक्टेंस को, क्योंकि करंट वोल्टेज ग्राफ है। और आप जानते हो कि हमारे पास सेमीकंडक्टर में जो स्लोप होती है विद टाइम वो क्या कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। रिवर्स बायसिंग में इस ग्राफ को अगर डिस्कस किया जाए तो पहली चीज तो ये याद रखें कि ग्राफ हमारा जो होगा वो नेगेटिव हाफ के अंदर होगा। नेगेटिव हाफ क्योंकि यहां पर आपका अप्लाइड वोल्टेज भी नेगेटिव और आपका जो करंट है वो भी नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो ये ग्राफ आपके पास बनेगा, इसमें आपका वोल्टेज वो भी नेगेटिव और जो आपका करंट वो भी नेगेटिव होगा। अब रिवर्स बायसिंग में याद रखिएगा कि रिवर्स बायसिंग में ये पोटेंशियल बैरियर वाला पॉइंट नहीं होता, क्योंकि जब आप करंट को ड्रॉ करते हो तो यहां जो करंट का फ्लो है वो बेसिकली आउटवर्ड होता है। तो शुरू में कुछ इलेक्ट्रॉन आपके पास सर्किट में मूव करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से शुरू में सर्किट में कंडक्टिविटी नजर आती है। जो ऊपर आपने बात की थी ना कि माइक्रो एम्पेयर में करंट पास होता है, ये माइक्रो एम्पेयर में करंट चंद एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से होता है। और यही वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके मूव करने की वजह से डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है। तो यानी ये करंट ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और यहां पर शुरू में करंट प्रोड्यूस होगा कितना, माइक्रो एम्पेयर के अंदर। इस करंट को नाम क्या दिया जाता है, इस करंट को जो चंद एक इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है, जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है, इसे नाम दिया जाता है लीकेज करंट का। क्या नाम देते हैं, लीकेज करंट। और ये लीकेज करंट किस वजह से है, दैट इज ड्यू टू द मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ये वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके मूव करने की वजह से आपका पोटेंशियल बैरियर वाइड हो जाता है और इतना वाइड हो जाता है कि वो फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करने देता। यानी इस लीकेज करंट के बाद आपके पास करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये ग्राफ चाहो तो डॉटेड शो कर दो, ये ग्राफ ये शो करेगा कि अब आप पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हो लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। फिर एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या पॉइंट को नाम दिया जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब नाम से पता चलता है कि जहां सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक डाउन वोल्टेज वो रिवर्स वोल्टेज है जिस पॉइंट के ऊपर आपके सर्किट में करंट तो पास हो जाता है लेकिन वो करंट इतना ज्यादा होगा कि उससे आपका डायोड बर्न हो जाता है, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। और यहां पर अगर ग्राफ को देखो तो ग्राफ बिल्कुल शो कर रहा है 90 डिग्री के ऊपर, यानी यहां पर आपकी जो कंडक्टेंस है, जो स्लोप है, वो इनफाइनाइट हो जाती है। और स्लोप के इनफाइनाइट होने का मतलब होगा कि इतना ज्यादा करंट पास करेगा सर्किट में कि ओवरऑल आपका डायोड बर्न हो जाता है। और हम इस वोल्टेज को नाम देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज इज बेसिकली द रिवर्स पोटेंशियल एट विच मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द डायोड एंड डायोड विल बर्न आउट, वो जल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है जहां पर चेक करते हैं कि क्या उस डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। एक आपने याद रखना है इस लीकेज करंट के बारे में और एक पॉइंट आपका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा। अब ये दोनों ग्राफ जो हैं ये प्रैक्टिकल ग्राफ्स हैं कि असल में क्या हो रहा होता है।
अगर हम आइडियली ग्राफ की बात करें तो याद रखिएगा, आइडियली हम ये कहेंगे कि फॉरवर्ड के अंदर डायोड कंडक्ट करेगा, करंट पास करेगा, और रिवर्स बाइसिंग में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, मींस ओवरऑल सर्किट जो होगा वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा। अब मैं ये काम करने लगा हूं कि मैं दो ग्राफ इकट्ठे ड्रॉ करूंगा और आप उनको इजीली फिर डिफरेंशिएट भी कर लेंगे कि कौन सा ग्राफ आपके पास आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है और कौन सा प्रैक्टिकल बिहेवियर शो करेगा। तो अब ये इकट्ठा ग्राफ, करंट यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां वोल्टेज पॉजिटिव, यहां वोल्टेज नेगेटिव। इस हाफ के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो फॉरवर्ड बाइसिंग को शो करेगा और यहां जो ग्राफ बनेगा वो रिवर्स बाइसिंग को शो कर रहा होगा। अब फॉरवर्ड का ग्राफ पोटेंशियल बैरियर से स्टार्ट होगा और उसके बाद कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी, और रिवर्स का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, लीकेज करंट, उसके बाद जीरो, उसके बाद ब्रेक डाउन वोल्टेज पे करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये जो ग्राफ है ये प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकली डायोड किस तरह से बिहेव कर रहा हो। अब आइडियली अगर बात करें कि आइडियल जब इन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो फिर क्या करना है आपने, आइडियली आप ये शो करोगे कि डायोड आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्ट करेगा लेकिन रिवर्स बाइसिंग में आपका डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों आपको आइडिया हो रहे होंगे कि मैंने क्या किया कि मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग में तो शो किया कि वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज कर रहा है, यानी हमारे पास यहां पर डायोड क्या कर रहा है, डायोड कंडक्ट कर रहा है, आपका सर्किट क्लोज है। आपका सर्किट क्या है, वो एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। आउटपुट जो रेजिस्टेंस होगी उसके क्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा, लेकिन यहां पर मैंने रिवर्स बाइसिंग के अंदर किसी भी तरह का करंट शो नहीं किया। अगर रिवर्स बाइसिंग में मैंने करंट की वैल्यू को जीरो शो किया तो दैट मीन्स मैं ये चीज कह रहा हूं कि आइडियली हम कहेंगे कि इन रिवर्स बाइसिंग डायोड विल नॉट कंडक्ट, क्योंकि जो चंद माइक्रो एम्पेयर का करंट है वो वैसे ही आप इग्नोर करते हो कि वो ना होने के बराबर है, और अगर वो इग्नोर कर दोगे तो रिवर्स बाइसिंग का सर्किट एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये ग्राफ क्या है, ये आइडियल ग्राफ है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि डायोड का जब ग्राफ पूछा जाए कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व का कौन सा करेक्ट है, तो वो या तो आपसे आइडियल पूछ रहा होगा या आपसे प्रैक्टिकल पूछ रहा होगा। तो ये आई होप आपको जो पॉइंट्स हैं सारे सेमीकंडक्टर के, उसकी टाइप्स के, उसकी बाइसिंग के और उसके इफेक्ट्स के, ये काफी हद तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कल इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रेक्टिफिकेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हाफ वेव और फुल वेव की बात कर रहे होंगे और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करेंगे। तो एज सच अभी भी कोई न्यूमेरिकल नहीं आया और कल वाले हमारा जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल नहीं है, मेनली थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कॉन्सेप्चुअल जो आप लोगों ने याद रखने हैं ताकि आपके जो एमसीक्यूज हैं इस यूनिट के वो 100% करेक्ट हों। जी तला क्या पूछना है आपने, इरफान क्या पूछना है? इरफान मेरा ख्याल है आपने लेट क्लास ज्वाइन की थी, मैंने बताया था कि सिलिकॉन भी न्यूट्रल है और सिलिकॉन न्यूट्रल की जगह आपने एल्युमिनियम को ऐड किया, एल्युमिनियम भी न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनकी रेशो पहले भी सेम है अब भी सेम है, तो कैसे कोई चार्ज आएगा? ईशा आपने भी शायद उसको समझने में गलती की। सेमीकंडक्टर प्योर है, उस सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी जब ऐड की तो वो एक्सट्रिंसिक बन गया, पी टाइप और एन टाइप बन गया। तो असल में जो पी टाइप एन टाइप वो आपका एक्सट्रिंसिक है। डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर में डिफरेंस क्या है बच्चे? डिप्लीशन रीजन एक रीजन का नाम है
एक स्पेस का नाम है, और उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो पोटेंशियल बैरियर है। एक बैटरी है और एक बैटरी का पोटेंशियल है। यूं आप समझ लो कि बैटरी वो स्पेस है जिसमें एनर्जी है, और स्पेस के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल बैरियर है। जी जुमर, क्या क्वेश्चन है? जी सना, क्वेश्चन बताएं क्या? एरो जो है वो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता कि अगर ये डायोड सर्किट में अटैच होगा तो ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जियाब खान, इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी है, कैसे? डायग्राम जो है व्हाट्सएप करें, फिर आपको बताऊंगा कैसे। जो एरो है वो कन्वेंशन बताया मैंने आप लोगों को। आप लोग असल में ना अपने कानों को बंद करके लेक्चर लगता है सुनते हैं, या कान बंद नहीं होते तो आप लोगों के दिमाग जरूर बंद होते हैं। आप लोग अपने काम की बात ढूंढ रहे होते हैं और हर एक बात को सुन नहीं रहे होते। मैंने डायोड के अंदर आपको बताया था कि डायोड का जो सिंबल है वो सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे हमारा जो करंट होगा वो पास कर रहा होगा P2N, और ये एरो रिप्रेजेंट करेगा जैसे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये सिर्फ सिंबल को मैंने बताया था, ये सिंबल के बारे में कहा जाता है। हुरैन बच्चे, फिर आपने इसका मतलब है एफएससी में ये यूनिट नहीं पढ़ा, जिस वजह से आपको नहीं पता कि किस तरह से चार्जेस आउटवर्ड मूव करते हैं। टाइम मिला तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है और ना इतना टाइम होता है कि मैं आपको फॉरवर्ड में बताऊं कि कैसे चार्ज आपके मूव करेंगे इनवर्ड, और रिवर्स में कैसे आउटवर्ड मूव करेंगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया कि अगर आप लोगों को याद है तो वो क्या होना चाहिए। डायोड का डिजाइन क्या होता है, जरा पहले जो ये बच्चा है अपना नाम ओरिजिनल रखे, फिर इसको मैं आंसर भी दूंगा। ठीक है, डायोड के डिजाइन को पहले डिफाइन करो, फिर इस क्वेश्चन की तरफ जाओगे कि इसका आंसर आपको क्या दिया जाए। तो ये आपको वार्निंग है, आपके नाम जो हस्सी लिखा हुआ है अपने ओरिजिनल नेम के साथ आए, अदरवाइज आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आइडियल वाला ग्राफ समझा दें, और डिप्रेशन रीजन और नैरो वाइड कैसे होती है। तो जो मैंने आपको अभी बताया बच्चे को कि डिप्रेशन रीजन नैरो वाइड आप एफएससी में पढ़ के आते हो, यहाँ इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँ, तो इसलिए आपको फिर उसी चीज़ को रिकॉल करके याद रखना है कि फॉरवर्ड के अंदर डिप्रेशन रीजन नैरो होता है और रिवर्स के अंदर वाइड होता है। तो टाइम मिला तो फिर मैं किसी जगह इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करूं। पोटेंशियल बैरियर की डिपेंडेंस मैंने बताई हुई है, लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल। कोर्स कब तक खत्म होगा? कोर्स बच्चे ये इसके बाद लास्ट यूनिट है, कंप्लीट आपका हो जाएगा विद इन अ वीक इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। एलएमएस के एमसीक्यूज की वीडियोस पे काम हम कर रहे हैं, उनके आपको मिलेंगे। अगर जो वीडियोस रह जाएंगे उसके फिर आपको, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। टेस्ट सेशन की फ़ी आपको ग्रुप में बता दी जाएगी। आइडियल वाला ग्राफ कुछ भी नहीं है बच्चे। आइडियल वाले ग्राफ में ये कहा है कि फॉरवर्ड में डायोड कंडक्ट होगा और रिवर्स में कंडक्ट नहीं होगा। ये जो अक्सर आपका सवाल है पीएमसी वालों से पूछें, ये पीएमसी वाले बताएंगे। चलिए अपना ख्याल रखें और पढ़ें। जो टाइम चाहे कम है टाइम ज़्यादा है, टेस्ट की तैयारी करें और फोकस रह के तैयारी करें। नम्स का टेस्ट 8 अगस्त को नहीं है, 16 अक्टूबर को है। ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा टेस्ट सेशन के बारे में। जो प्रीमियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लास्ट में वैसे ही भी टेस्ट सेशन है। जो एडवांस वाले हैं उनके एंड में एफएलपीज हैं। ये जो टेस्ट सेशन है ये एक तरह का जो प्रीमियम वाला टेस्ट सेशन है वो टेस्ट सेशन है, और एंड में कुछ एफएलपीज एक्स्ट्रा हैं। डॉपिंग लेवल ज़्यादा होने से आपके फ्री 4 कैरियर ज़्यादा होते हैं, और जितने फ्री 4 कैरियर ज़्यादा होंगे उतना वो न्यूट्रल रीजन छोटा होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल रीजन वो रीजन है
जहां इलेक्ट्रॉन होल में डिफ्यूज हो चुके हैं। तो जितनी डॉपिंग ज़्यादा करोगे उतने वो इलेक्ट्रॉन फ्री ज़्यादा होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन फ्री ज़्यादा होंगे उतने होल भी फ्री ज़्यादा होंगे, उतना डिप्लीशन रीजन आपका नैरो होगा। किस वजह से कहा जाता है कि डॉपिंग लेवल के बढ़ाने से डिप्लीशन रीजन छोटा होगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर की तादाद ज़्यादा होगी। अब आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, बाकी बातें इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।